फाइनली इंग्लिश वोकैब की जो हम क्लासेस स्टार्ट कर चुके थे, आज डे 3 रहने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। रहने क्या वाला है, वही इडियम फ्रेजेस डिस्कस करने, फिर हमने जो एंटोनिम सिनोनिम डिस्कस करना है और होमोफोन्स वाली कैटेगरी डिस्कस करनी है। सबसे पहले इडियम फ्रेजेस की बात करेंगे। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आपके सामने स्लाइड है, यहाँ पर कहा गया है ब्रेक द आइस। अब ब्रेक द आइस का मतलब ये नहीं कि आइस का कोई पीस है, क्यूब है, उसको ब्रेक करने का काम किया जा रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करके मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब क्या है, क्योंकि ये एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए आपको पता होना चाहिए। जैसे मीनिंग में लिखा हुआ है टू इनिशिएट अ कन्वर्जेशन इन अ सोशल सेटिंग, या फिर टू स्टार्ट अ कन्वर्जेशन। ये आप आराम से पढ़ लीजिए। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ब्रेक द आइस का सिंपल मतलब ऐसा है कि जैसे आप किसी सोशल गैदरिंग पर गए हो या फिर कोई किसी अननाउन से मिल रहे हो, तो आप कोई ऐसी बात कर लेते हो जिससे सामने वाला कंफर्टेबल हो जाए, तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है। या फिर कोई कन्वर्जेशन स्टार्ट करना, बातचीत आप खुद से स्टार्ट करो दूसरे को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए, तो आप यूज़ करते हो ब्रेक द आइस। तो वही सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसका मीनिंग वगैरह। तो मतलब आपको समझ आएगा ब्रेक द आइस कब आपको यूज़ करना है। इसकी जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ही मेड अ जोक टू ब्रेक द आइस एंड मेक एवरीवन कंफर्टेबल एट द पार्टी। मतलब उसने मजाक करके तो अपनी बात स्टार्ट करी जिससे सारे कंफर्टेबल हो गए पार्टी में, या फिर सबको कंफर्टेबल करने के लिए उसने पहले जोक क्रैक करा। तो ये हो गया ब्रेक द आइस का मतलब, आपको समझ आ रहा होगा, उम्मीद करता हूँ। इसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट स्लाइड की तरफ चलते हैं। आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ है बाइट द बुलेट। अब बाइट द बुलेट का मतलब ही नहीं कि बुलेट को बाइट करने की कोशिश करी जा रही है। ये इमेजेस आपके साथ में इसीलिए आती हैं क्योंकि हमारा जो माइंड, आप सभी को पता है किस तरह से काम करता है, वो इमेजेस पे फोकस करता है। इमेजेस यहाँ पे सेट रहती है, तो बाइट द बुलेट आपके सामने इमेज के ऊपर स्ट्राइक कर रहे हैं। तो बाइट द बुलेट का मतलब होता क्या, देखो, टू फोर्स यूर सेल्फ टू डू समथिंग अनप्लीजेंट और डिफिकल्ट। या फिर देखो इसके दो तरह के मतलब निकल के सामने आते हैं। पहले सेंटेंस या पहले मीनिंग में ये बताने की कोशिश कर रहा है कि बाइट द बुलेट हम तब यूज़ करते हैं जब हम अपने आप को, हम क्या करते हैं कि कुछ ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं, हम कुछ ऐसा करते हैं जो हमें सही नहीं लगता और हम तब भी वो काम करते हैं, तब हम बाइट द बुलेट यूज़ करें। देखो क्या मतलब, बुलेट खराब चीज़ को बाइट करने की कोशिश करें, उसका मतलब क्या है, कुछ ऐसा जो सही नहीं है आप वो करने जा रहे हो, तब आप यूज़ करते हो। या फिर कि कोई ऐसी सिचुएशन है वहाँ पे बड़े ब्रेव बनकर खड़े हो, तब ये बाइट द बुलेट जो है वो यूज़ किया जाता है। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है आर्या हैड टू बाइट द बुलेट एंड अपोलोजाइज फॉर हर मिस्टेक। मतलब आर्या की बात करें, उसे अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगनी पड़ी, हालांकि वो मांगना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे वो काम करना पड़ा। तो जो वो काम नहीं करना चाहती थी वो भी वो कर रही है, तो क्या यूज़ करा है यहाँ पे, बाइट द बुलेट। तो दो इंपॉर्टेंट स्लाइड्स में आपने इडियम फ्रेजेस कवर करे। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर आपने देखा ब्रेक द आइस। तो ब्रेक द आइस का मतलब आपको समझ आ गया था, क्या था कि आपको इस कन्वर्सेशन स्टार्ट कर रहे हो दूसरे को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए। दूसरा बाइट द बुलेट मतलब आप वो काम कर रहे हो जो आपको पसंद नहीं है। चलते हैं तीसरी स्लाइड की, हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपको, मतलब आपकी एक टांग और एक हाथ की कीमत यहाँ पे बोली जा रही है। तो ये कहने की कोशिश कर रहा है, जब वो बात कर रहा है कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग की, कोई चीज़ बड़ी एक्सपेंसिव, बड़ी मेहनती है, देखो हाथ भी जा रहा है, टांग भी जा रही है, तो एक्सट्रीम लेवल पे कोई चीज़ अगर एक्सपेंसिव है तो हम उसके लिए कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं, कैसे बताया हुआ है, द लेटेस्ट स्मार्टफोन मॉडल कैन कॉस्ट एन आर्म एंड लेग। मतलब जो लेटेस्ट मॉडल है उस मोबाइल, उस पर्टिकुलर स्मार्टफोन का, वो बड़ा महंगा है, उसके लिए हम क्या यूज़ कर रहे हैं, कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग। तो आपको समझ आ रहा हो किस तरह से आपके सामने सेंटेंस वगैरह आ रहे हैं, क्या इडियम फ्रेजेस है, क्या उनका मतलब रहने वाला है। फिलहाल हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है हिट द नेल ऑन द हेड। अब ये तो ऐसा मतलब है नहीं कि ये कील ले लेकर आपके सर में मारना स्टार्ट कर दिया, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हिट द नेल ऑन द हेड का मतलब है टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग ए सिचुएशन, कि जो भी सिचुएशन बनी उसका एग्जैक्ट रीज़न क्या है वो अगर बता रहे हो, आपका यूज़ करोगे हिट द नेल ऑन द हेड। या फिर टू डू और से समथिंग दैट इज़ एग्जैक्टली राइट, कुछ बोला है, कुछ ऐसा करना बिल्कुल सही है, तब भी आपका यूज़ करते हो हिट द नेल ऑन द हेड। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे कहा गया सेंटेंस में, द डिटेक्टिव हिट द नेल ऑन द हेड विद इज एक्यूरेट एनालिसिस। वो जो डिटेक्टिव था, वो जो जासूस था, उसने बड़ा सही वे में डिस्क्राइब करा कि अगर ऐसा हो तो ये सिचुएशन अगर हुई तो ये सिचुएशन बनी क्यों होती, उसने पूरे रीज़न सामने ला के रख दी, उसने एनालिसिस किया सही, तभी तो वो सब कुछ सही से डिस्क्राइब कर पा रहा था। तो हमने क्या यूज़ करा, हिट द नेल ऑन द हेड। तो 4 इंपॉर्टेंट इडियम फ्रेजेस जो हैं वो आज आपने कवर कर लिए। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं, हमने 4 कौन से सेंटेंस पढ़े आज इडियम फ्रेजेस की बात करें, 4 हमने कौन से कवर करे थे। सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था ब्रेक द आइज, मतलब वही सिचुएशन कोई भी स्टार्ट कर रहे हो, कोई सोशल गैदरिंग में कहीं पर भी हो, कंफर्टेबल फील करवाने के लिए खुद ही बातचीत शुरू कर रहे हो। बाइट द बुलेट, जो आपको पसंद नहीं है आप वो कर रहे हो।
कॉस्ट एंड आर्म एंड लाइक कोई बड़ी एक्सपेंसिव, कुछ भी बड़ा एक्सपेंसिव है उसके लिए आप यूज़ कर रहे हो। और हिट द नेल ऑन द हेड, जो एग्जैक्ट सिचुएशन बनी है वो क्यों बनी है आप वो डिस्क्राइब कर रहे हो, या फिर वो कह रहे हो जो वाकई में सच था और आपने वो कहा था, उस सिचुएशन के लिए हम यूज़ करते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। तो ये सारे सेंटेंस इडियम फ्रेजेस आपको समझ आ गए होंगे। एक और है आपके सामने, एक और एक्स्ट्रा लाया हुआ है, स्पिल द बीन्स। अब स्पिल द बीन्स का मतलब ये नहीं कि कोई डब्बा है वहाँ से बीन्स जो गिर पड़ी है इस तरह से बिखर चुकी है, स्पिल द बीन्स हमने यूज़ कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्पिल द बीन्स का मतलब है टू रिवील अ सीक्रेट, मतलब आपने कोई सीक्रेट रिवील कर दिया तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्पिल द बीन्स। आपने कोई इन्फॉर्मेशन लीक कर दी, जैसे सेंटेंस के तौर पर कहा हुआ है टॉम एक्सीडेंटली स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। टॉम की अगर हम बात करेंगे सरप्राइज़ पार्टी थी, उसने यहाँ पर जो है सीक्रेट रिवील वगैरह कर दे, इसलिए हमने स्पिल द बीन्स यूज़ करा हुआ है। बाकी जेके लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हो, हमारे सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इसी नाम से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर ला। पीडीएफ जितने भी होते हैं वो सारे के सारे आपको टेलीग्राम पर मिलते हैं। फाइल्स वाले सेक्शन में जाओगे, पुराने सारे पीडीएफ और लेटेस्ट वाले पीडीएफ जो होंगे आपको वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा फीमेल सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज़ का, वो ज्वाइन कर लेना। जो भी आपको इन दिनों में पढ़ाया जा रहा है, चाहे जो भी सब्जेक्ट, हम सभी सब्जेक्ट की बात करेंगे, उसके लेक्चर के बाद कुछ घंटों के बाद लेक्चर के अपलोड होने के वहाँ पर टेस्ट अपलोड हो जाता है। तो जो आपने पढ़ा, जैसे आज डे 3 तक पहुँच चुके हैं, डे 1 का क्या आपको याद था, एक बार जाके डे 1 टेस्ट अटैम्प्ट करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। रिविजन भी होती जाएगी, आगे भी पढ़ते जाओगे। और एग्जाम आने के आसपास वहाँ पे मॉक टेस्ट भी अपलोड हो जाएंगे। और ये सारे पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल रहे हैं वो सारे पीडीएफ भी आपको वहाँ पर मिलते जाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं आगे। अभी तक हमने क्या करा, इडियम फ्रेजेस हमने कवर कर ले। अब हम चलते हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स की तरफ, यानी कि एंटोनिम सिनोनिम हम कवर करना स्टार्ट करेंगे। पहला इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने रहा है मेटिकुलस। मेटिकुलस की बात करेंगे, इसका मतलब क्या होता है, देखो सिनोनिम की बात करेंगे। अगर आप इस बंदे को ध्यान से देखोगे क्या कर रहा है, बड़ी बारीकी से, बड़ी ऑब्जर्वेशन के साथ कुछ काम कर रहा है ना। ये एक जो, अगर हम घास की बात करेंगे, देखो एक ही पीस जो बाहर निकले उसको काटने की कोशिश करें, कितनी बारीकी, इसकी आंखों की तरफ देखो, उसके काम की तरफ देखो, क्या कर रहा है, बड़ी बारीकी से किसी काम को कर रहा है ना, फुल कंसंट्रेशन के साथ कर रहा है। तो मेटिकुलस का मतलब वही है, वेरी केयरफुल, है ना। आप बड़े ध्यान से और बड़ी अटेंशन पे करते हुए बड़े डिटेल में कुछ काम कर रहे हो। तो इसकी सिनोनिम सेम मीनिंग क्या हो सकती है, डिटेल्ड, आप डिटेल में कुछ काम कर रहे हो, थारोली कुछ काम कर रहे हो, कॉशियस, बड़ी सावधानी के साथ कुछ काम कर रहे हो, है ना। अटेंटिव हो, डेलिब्रेटली काम कर रहे हो, स्ट्रिक्ट टू द लॉज हम जैसे बोलते हैं वैसे। तो मेटिकुलस के जो सिनोनिम है सेम मतलब आपको समझ आ रहे होंगे। वैसे एंटोनिम अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे, केयरलेस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नेग्लिजेंट, नेग्लिजेंसी के साथ काम करो, लेजी हो, इनअटेंटिव हो। सेंटेंस में कैसे यूज़ करा हुआ है, द आर्टिस्ट वॉज मेटिकुलस इन एवरी डिटेल ऑफ हर पेंटिंग। जो आर्टिस्ट, हालांकि इसके लिए मुझे हिज यूज़ करना चाहिए, तो यहाँ पे हर मैंने यूज़ कर लिया, वो गलत यूज़ कर लिया, हालांकि आर्टिस्ट भी क्या ना हो यहाँ पर, लेकिन जो आर्टिस्ट था वो हर एक डिटेल, उसकी पेंटिंग जो थी उसके पे बड़ा केयरफुली वो काम कर रहा था। तो अब हमने क्या यूज़ करा, मेटिकुलस। तो जब भी कोई इंसान की बड़ी बारीकी से किसी चीज़ पे काम करता है हम क्या यूज़ करते हैं, मेटिकुलस। हालांकि हम ये डिटेल्ड वर्क भी बोल सकते हैं, हम उसको अटेंटिव भी बोल सकते हैं, लेकिन मेटिकुलस भी बोल सकते हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वर्ड की तरफ चलते हैं आज के, जो कि आपके सामने स्क्रीन में है, परनिशियस। अब परनिशियस का मतलब क्या है, ये स्लाइड आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर क्या है, डेंजर बना है और साथ ही साथ क्या, स्मोक भी निकल रही है। तो यहाँ से आपको इसका मीनिंग समझ आ रहा होगा, परनिशियस का मतलब क्या होता है। हम चलते हैं इसका सिनोनिम एंटोनिम की तरफ और सेंटेंस की तरफ। परनिशियस की बात करेंगे, सिनोनिम में आ रहा है हार्मफुल, कोई चीज़ बड़ी हार्मफुल हो, डेंजरस हो, या एडवर्स कंडीशंस हो, या हजार्डस हो, डिस्ट्रक्टिव हो, है ना, उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, परनिशियस, बड़ी खतरनाक है, हार्मफुल है, हम क्या यूज़ करेंगे, परनिशियस। और एंटोनियम, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, जो बेनिफिशियल है, जिससे कोई खतरा नहीं है, जो हमारे लिए यूज़फुल है, सेफ़ है, फेवरेबल है, ये के का एल कर देना, ठीक है। तो ये परनिशियस का सिनोनिम और एंटोनिम आपको क्लियर हो गए। अब इसे सेंटेंस में यूज़ करना चाहोगे, स्मोकिंग इज़ अ परनिशियस हैबिट दैट कैन लीड टू वेरियस हेल्थ इश्यूज। स्मोकिंग जो बड़ा ही डेंजरस, या फिर अब कह सकते हो बड़ी हजार्डियस हैबिट है, जिसकी वजह से आपको कई तरह के हेल्थ इश्यूज़ हो सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, और उम्मीद करता हूँ अभी तक आपने वीडियो को शेयर भी कर लिया होगा। जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, एक नया वर्ड आपके सामने आ रहा है, कॉनंड्रम की बात करेंगे। अब ये कॉनंड्रम की बात करेंगे, इसका सिनोनिम क्या है, देखो ये स्लाइड में जो इमेज आपके सामने, इस इमेज की तरफ देखो, यहाँ पर क्या है, ये बेचारा टेंशन में कि पहले मुर्गी आई है, पहले अंडा आया, तो इस सिचुएशन में टेंशन में पड़ा हुआ है। तो कॉनंड्रम का सिनोनिम बोलेंगे क्या हो जाएगा, पजल, है ना। मतलब कोई अगर पजल वाली सिचुएशन आ गई है, या फिर कोई पजल है वाकई में, हम कॉनंड्रम यूज़ कर सकते हैं। कोई मिस्ट्री है, कोई रिडल है,
तो सेम मीनिंग आपको समझ आ गई। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, पजल नहीं, आपको सोल्यूशन है, आपको वरदान मिला एक तरह से, आपको क्लैरिफिकेशन है, एक्सप्लेन करा जा रहा है, इंटरप्रेट करा आपने, तो उसके एंटोनियम हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। सेंटेंस में है सॉल्विंग द कनंड्रम रिक्वायर्स क्रिएटिव थिंकिंग। अगर आपको कोई भी पजल सॉल्व करनी है, कोई मिस्ट्री सॉल्व करनी है, तो क्रिएटिव थिंकिंग से काम लेना होगा, उसके लिए क्रिएटिव थिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो कनंड्रम का मतलब क्या है वो भी आपको समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है इलोक्वेंट। अब इलोक्वेंट की बात करेंगे, इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे बंदों को स्पीच देने की कोशिश कर रहा है ना, बड़ा काम लग रहा है, बड़े ध्यान से पढ़ रहा है उस चीज़ को। तो इलोक्वेंट का मतलब क्या, आपके सामने सिनोनिम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो लिखा हुआ है गिविंग अ क्लियर स्ट्रॉन्ग मैसेज। एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना, क्लियर मैसेज देना, या फिर हम कभी बोलते हैं ना कि वो बड़ा फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा है, तो फ्लुएंसी से कोई काम कर जा रहा है तब भी हम इलोक्वेंट यूज़ करते हैं। कोई पावरफुल के लिए भी हम यूज़ करते हैं, वोकल क्लियर है कोई तो भी हम उसके लिए इलोक्वेंट यूज़ करते हैं, या अफेक्टिंग है, ये सारे इसका सिनोनिम हो सकते हैं। और एंटोनिम मीनिंग के अपोजिट मीनिंग की बात करेंगे, इनआर्टिकुलेट, जो क्लियर नहीं बोल पा रहा या क्लियर नहीं है अपने वर्ड्स के थ्रू, जो डल है, शाई है, कभी कभी इंट्रोवर्ट के लिए भी यूज़ कर लेते हैं इसका एंटोनियम। जो स्पीचलेस है, टंग टाइट, इसका मतलब कि वो क्लियर मैसेज नहीं दे पा रहा, फ्लुएंसी उसके पास नहीं है ना, वो रुक रहा है या फिर वो क्लियर नहीं बता पा रहा, तो इसके एंटोनियम हो जाएंगे। अब इलोक्वेंट के अगर हम एग्जाम्पल लेके चलेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है मयंक गेव एन एलोक्वेंट स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस। मयंक ने कॉन्फ्रेंस में बड़ी क्लियर, बड़ी फ्लुएंसी के साथ एक स्पीच अपनी कवर करी। आप इस तरह से समझ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ जो आज इंपॉर्टेंट वर्ड्स हम सीख रहे थे वो आपको क्लियर हो रहे होंगे। आगे चलते हैं, फिलहाल नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहा गया, अब हम बात करेंगे जो हमारे पास ये होमोफोन्स या पेयर ऑफ वर्ड्स की हम बात कर रहे थे, जो आपके सिलेबस में मेंशन है। तो बोलने में सेम होता है लेकिन मीनिंग अलग होता है। जैसे देखो इसमें बड़े कॉमन से हैं, अब आप बोलोगे ये मत बोलना कि आसान लेकर आया हूँ, एग्ज़ाम में ऐसे आज 2023 में भी ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिले, इसीलिए ये भी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं। जैसे देयर है और देयर है, कौन से देयर को कब यूज़ करना है, एग्जाम्पल लिखी हुई है, दे लेफ्ट देयर बैग्स ओवर देयर। ये देयर हम यूज़ करते हैं जब हम किसी थर्ड पर्सन की तरह बात करते हैं, हम बोलते हैं उनका सामान वहाँ पड़ा हुआ है ना, उनका सामान वहाँ पर है। तो उनका जब हमें ऐसे यूज़ करना होगा तब मैं ये वाला देयर यूज़ करूँगा। और वहाँ पड़ा हो तो वहाँ कहाँ पड़ा, तो वहाँ जगह बताने के लिए मैं ये देयर यूज़ करूँगा ना, डायरेक्शन बताने के लिए। जैसे लिखो दे लेफ्ट देयर बैग्स, वो जो है वो अपने बैग छोड़ कर गए, वो अपने बैग वहाँ पर रख के गए। तो मैं जो वो बात करूँ वो ये THEIR वाली देयर की बात करूँ। अब वो कहाँ पर रख के गए, मैंने कहा नहीं वो अपने जो बैग है वो वहाँ पर रख के गए, वो कहाँ पर कौन सी पोजीशन में रखे, कौन सी जगह पर रख के गए, वहाँ के लिए मैं देयर यूज़ कर रहा हूँ। समझ गए? तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हो मैं थर्ड पर्सन, एक तरह से बोल सकते थर्ड पर्सन के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, और ये मैं वो जगह वो प्लेस इंडिकेट करने के लिए शो कर रहा हूँ। तो ये देयर और देयर में डिफरेंस है, बेसिक आपको पता होना चाहिए। फिर हमारे पास ये बोलता है टू, तीनों ही टू हैं बोलने में, बट कौन सा कहाँ पर यूज़ करना है। जैसे ये टू आपको टी और देखने को मिला, प्रीपोजिशन है जो हम डायरेक्शन बताने के लिए यूज़ करते हैं। TOO का मतलब क्या है कि हाँ वो तो है लेकिन ये भी है ना, साथ में वो भी है, इस तरह से करके तो टू। और ये टू जो वन के बाद टू आता है ये वो बोला। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, आई वांट टू गो टू, ये एक डायरेक्शन के लिए मैं भी जाना चाहता हूँ, है ना। तो बोलते मैं भी, ये टू आ गया, ठीक है। आई वांट टू को मैं जाना चाहता हूँ, मैं भी जाना चाहता हूँ, तो मैं भी के लिए मैंने क्या लगा दिया, TWO लगा दिया। कैन यू गिव मी 2 मिनट्स, का तो मुझे 2 मिनट दे सकते हो। तो ऐसे ये जो क्लैरिफिकेशन भी आपको हो रही होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। जैसे बड़ा कॉमन सा है, ये इस बार भी JKSLB एग्जाम में है, स्टेशनरी है ना। देखो स्टेशनरी दो तरह का है, एक ARY और एक ERY। जो ARY है वो कौन सा वाला हमारे पास, जो कोई किसी जगह पे रुका हो, तो जैसे द कार रिमेंड स्टेशनरी एट द ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट पे कार एक जगह रुकी हुई थी तो वहाँ पे हमने स्टेशनरी ARY वाला यूज़ करा। और यहाँ पर क्या है, स्टेशनरी में ERY है, तो ERY का भी यूज़ करते हैं जो स्टेशनरी पे सामान, बुक्स वगैरह मिलती है, पेन वगैरह वो सब कुछ, वो वाली स्टेशनरी के लिए हम ERY यहाँ पर यूज़ क्या करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ स्टेशनरी और स्टेशनरी में क्या डिफरेंस है ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। साथ ही साथ दो इंपॉर्टेंट और हैं, कम्प्लीमेंट आपको देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर जो COMPLIMENT कम्प्लीमेंट है, ये जो कम्प्लीमेंट है, ये कम्प्लीमेंट कौन सा, जो आप किसी को कम्प्लीमेंट करते हो, प्रेज करते हो ना, ये वो वाला कम्प्लीमेंट है। दूसरा कम्प्लीमेंट कौन सा, ये थोड़ा सा रिसर्च वर्क आप करो, आपको इसमें एग्जाम्पल भी दी गई है। इसका मतलब आप मुझे बताओ दूसरे कम्प्लीमेंट का मतलब क्या है।
ये कम्प्लीमेंट तो मैंने आपको बता दिया, कम्प्लीमेंट वो जो उसको कम्प्लीमेंट करते हो, प्रेज वगैरह करते हो ना, किसी की प्रशंसा करते हो। लेकिन जो COMPLEMENT ये वाला कम्प्लीमेंट है, ये कब काम आता है, इसका मतलब क्या, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दो। ये आपके लिए होमवर्क रहा। क्लियर हो गया। अब आगे चलते हैं, कोड के साथ एंड करेंगे। कोड आपके सामने क्या लिखा हुआ है, इन्वेस्ट योर एनर्जी इनटू समथिंग दैट इज गोइंग टू कंट्रीब्यूट टू योर ग्रोथ। अपनी एनर्जी उस पर इन्वेस्ट करो जहाँ से आपको पता है कि ग्रोथ होने वाली है। जैसे आप डेली वर्ड सीख रहे हो, ये भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो आप, चाहे डेली के 5 वर्ड सीख रहे हो, 3 वर्ड सीख रहे हो। कई सारे एस्पिरेंट स्टूडेंट ऐसे तो डेली का एक भी वर्ड नहीं सीख रहे, वो जहाँ तक जो 1 साल जो पहले उनको आता था, आज उसे 5 वर्ड एक्स्ट्रा सीखे होंगे। लेकिन अब डेली के 4-5 वर्ड्स नहीं सीख रहे हो, एंटोनिम सिनोनिम कवर कर रहे हो, अब उसके अब से और कई सारे वर्ड सीख रहे हो, अब इडियम फ्रेजेस कवर कर रहे हो, तो डेली कुछ ना कुछ सीख रहे हो, आपको ज़रूर आपको हेल्प मिलने वाली है। फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।